स्टूडेंट तो आज नेट कमज़ोर होने की वजह से टीचमेंट ऐप पे हम मतलब पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। तो आज का जो टॉपिक है हम क्या करेंगे, यहाँ से मैं आपको जीयू रिकॉर्डर के थ्रू आपकी ग्रुप में भेज दूंगा। ठीक है, तो आज का हम टॉपिक है, आज का जो टॉपिक था वो क्या था, आज का जो टॉपिक है वो है वेस्टिजल ऑर्गन्स के बारे में। तो वेस्टिजल्स ऑर्गन क्या होता है? वेस्टिजल ऑर्गन ऐसे ऑर्गन को कहा जाता है, दिस आर दोस ऑर्गन्स विच आर यूजलेस बट दे आर रिमेनियन इन देयर डिसेंडेंट। ठीक है, तो ये क्या होते हैं? In our ancestor this structure is large, but in their descendant this structure is very small because they can't use these स्ट्रक्चर्स। तो ये ऐसे स्ट्रक्चर्स को कहा जाता है वेस्टिजल्स ऑर्गन, जो हमारी एंसेस्टर में इसका साइज जो है ना वो बहुत बड़ा था, बट इन देयर डिसेंडेंट्स ये स्ट्रक्चर्स क्या होता है, डिसेंडेंट्स में ये स्ट्रक्चर जो है वो छोटा होते जाता है। तो ठीक है, तो ऐसे स्ट्रक्चर्स को वेस्टिजल्स ऑर्गन्स कहा जाता है। तो क्या कहता है कि विडर शेम जो एक स्कॉलर्स था वो कहता है कि वेस्टिजल ऑर्गन इज अ वेरिटेबल म्यूजियम ऑफ एंटिक्वाइटीज। ये वो सामान था जो उस वक्त हमारे आबा अजदाद, हमारे पुराने, हमारे परदादे, इन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, हमारी जो परदादा होगा वो हमारी तरह होमोसाइपियन नहीं होगा, वो कोई डिफरेंट स्पीशीज होगा जिनके पास टेल होगा। जैसा कि एग्जांपल, आज पहले हमारे जो एंसेस्टर में टेल हुआ करता था, ठीक है, आज जो है टेल जो है वो नहीं है। आज टेल इसलिए नहीं है क्योंकि हम इस टेल का इस्तेमाल नहीं कर रहा है। ठीक है, अगर कोई ऑर्गन, जैसा कि आपको पता है लिमाकिज्म जो है यूज एंड डिसयूज के बारे में बता देता था, और जिस ऑर्गन को हम यूज कम करते रहेंगे वो ऑर्गन क्या होता जाएंगे, वो ऑर्गन छोटा होता जाएंगे, उसका साइज छोटा होता जाएंगे। एक दिन ऐसा वक्त होगा ये बिल्कुल डीजेनरेट होगा। ठीक है, तो ऐसे ऑर्गन्स को क्या कहा जाता है? वेस्टिजल्स ऑर्गन्स कहा जाता है। वेस्टिजल ऑर्गन्स आर दोस ऑर्गन विच आर यूजलेस and small in size in their descendants, but in case of ancestor this structure was large, and this type of structure is called vestigial organs। ऐसे ऑर्गन्स को वेस्टिजल ऑर्गन कहा जाता है। हमारे बॉडी में लगभग 200 से ऊपर जो है वेस्टिजल्स ऑर्गन्स है। ठीक है, उसमें से पहला कॉमन जो वेस्टिजल ऑर्गन है वो है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। तो ये अगर हम वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स की बात करेंगे तो वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स में क्या होता है, मैं यहाँ आपको स्ट्रक्चर दिखाऊंगा वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स का। यहाँ पे दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर जो है वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स का स्ट्रक्चर्स है। ठीक है, तो ये वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स होता कहाँ है हमारे बॉडी में? ये दिस इज द लार्ज इंटेस्टाइन। आपको पता है हमारे एलिमेंट्री कनाल में एक लार्ज इंटेस्टाइन होता है और स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो जंक्शन है, यहाँ जो जंक्शन है, इस जंक्शन को जहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन का कनेक्शन हो रहा है, उस जंक्शन को वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स कहा जाता है। ये वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स हमारी जो एंसेस्टर में ये बहुत बड़ा था, बहुत इसका साइज जो है वो लार्ज इन साइज था। बट हमारी बॉडी में अगर हम इस स्ट्रक्चर्स को देखेंगे, स्ट्रक्चर को, ये बहुत स्मॉल इन साइज है हमारी बॉडी में। हमारे एंसेस्टर में ये बड़ा साइज था। क्यों था हमारे बॉडी में, हमारे एंसेस्टर में ये बड़ा इसलिए था क्योंकि हमारा जो एंसेस्टर था वो हर्बीवोर्स था, वो ग्रास खाता था ज़्यादा। वो हमारी तरह कार्निवोर्स नहीं था, हमारी तरह ओमनीवोर्स नहीं था, वो ज़्यादातर ग्रास खाता था। ग्रास में क्या हुआ करता था बेटा, ग्रास में होता है सेल्यूलोस, होता है कि नहीं? क्योंकि इसका सेल वॉल किसका बना होता है? सेल्यूलोज का बना होता है। ऑलरेडी ये चीज़ें आपको पता है कि नहीं? तो यहाँ पे सेल्यूलोज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सेल्यूलोज जो है, दिस सेल्यूलोज जो है उसकी मदद से तो सेल वॉल बना होता है। तो अगर यहाँ पे हम सेल्यूलोज की बात करेंगे तो यहाँ पे इस वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स के अंदर एक बैक्टीरिया बैठता है। ठीक है, वन ऑफ द कॉमन बैक्टीरिया हु आर लिविंग इन दिस वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। और ये बैक्टीरिया क्या करता है? ये बैक्टीरिया सिम्बायोटिक एसोसिएशन दिखाता है। ये बैक्टीरिया एक एंजाइम सिक्रीट करता है जिसको क्या कहा जाता है? जिसको सेल्यूलेज एंजाइम कहा जाता है। सेल्यूलेज एंजाइम हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ सेल्यूलोज। तो इन केस ऑफ हर्बीवोर्स में क्या होता है? उसकी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कोई सेल्यूलोज सिक्रीट करता ही नहीं है। तो ये सेल्यूलोज कौन सिक्रीट करते हैं? ये हमारी हर्बीवोर्स एनिमल में कोई सेल्यूलोज डाइजेस्टिव एंजाइम है ही नहीं है। तो बैक्टीरिया, मगर ये जो बैक्टीरिया है ना, ये एक एंजाइम सिक्रीट करता है सेल्यूलेज, एंड दैट सेल्यूलेज एंजाइम हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ सेल्यूलोज। तो ठीक है, तो हमारे एंसेस्टर में ये स्ट्रक्चर बहुत बड़ा था और उसके अंदर एक बैक्टीरिया बैठता था जिसका नाम था सेल्यूलेज बैक्टीरिया था, सेल्यूलोज बैक्टीरिया था, जो क्या सिक्रीट करता था? सेल्यूलेज। और इस सेल्यूलेज की मदद से हर्बीवोर जो है वो ग्रास खाता था, तो ग्रास सेल्यूलेज का बना होता है, सेल्यूलोज का बना होता है। उस सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करना होगा, वो सेल्यूलोज डाइजेस्ट होगा सिर्फ सेल्यूलेज से।
बट अगर हम किस में देखेंगे, अगर हम ह्यूमन में देखेंगे, इन केस ऑफ ह्यूमन में ये वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स बहुत स्मॉल इन साइज है, क्योंकि इस वक्त हम इस वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स का यूज़ करता ही नहीं है, हम इसका कोई इस्तेमाल नहीं करता है, क्योंकि हम ग्रास खाते ही नहीं है। तो ग्रास अगर हम नहीं खाएंगे तो हमें कोई सेलुलोज एंजाइम की ज़रूरत नहीं होगा ना। तो यहाँ पे अगर हम इसके अंदर ह्यूमन के अंदर देखेंगे, यहाँ कोई सेलुलोज बैक्टीरिया बैठता भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे इस वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स का इस लार्ज वाले स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है, इसको कीकम कहा जाता है, ठीक है। और इस स्मॉल वाला स्ट्रक्चर को, जो यहाँ पे वर्म लाइक स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन में, इसकी वजह से इसको वर्मी, ये क्या है, वर्म जैसा है, तो इसका नाम रखा है वर्मी फॉर्म, ठीक है। अपेंडिक्स ऑलरेडी रिएक्टम अपेंडिक्स लार्ज वाले पोर्शन को अपेंडिक्स कहा जाता है, ठीक है। तो ये वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स बन गया, इस स्ट्रक्चर, इसका नाम वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स रखा। तो ये वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स हमारी बॉडी में बिल्कुल सुमाल है। एक डिजीज होता है जिसको क्या कहा जाता है, ऑलरेडी आपने सुना होगा, अपेंडिसाइट्स। अपेंडिसाइट्स एक डिजीज है, ठीक है, अपेंडिसाइटिस, ये कॉमन ह्यूमन में देखा गया है। तो डॉक्टर क्या बोलता है, यार इंसान का वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स का कोई फंक्शन नहीं है, एक वेस्टिजल ऑर्गन है, तो इसको क्या करो, इसको सीधा काट दो, इसका कोई फंक्शन नहीं है। ऐसे स्ट्रक्चर को वेस्टिजल्स ऑर्गन कहा जाता है। मगर हमारे एंसेस्टर में ये स्ट्रक्चर लार्ज इन साइज होगा, बट इन केस ऑफ ह्यूमन दिस स्ट्रक्चर इज वेरी स्मॉल। व्हाई इज इट वेरी स्मॉल? बिकॉज in human they can't use these structures, because human they are not eating this cellulose, ठीक है। तो जिसकी वजह से हमारी स्मॉल इन साइज है, ये हमारी बॉडी में अभी भी हमारी बॉडी में प्रेजेंट है, इसका कोई फंक्शन नहीं हमारे बॉडी में, मगर अभी भी प्रेजेंट है। क्यों है? क्योंकि हमारे एंसेस्टर इसका इस्तेमाल करता था, ठीक है, और अब इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो ये एक किस्म के क्या है, एविडेंस है कि वाकई में हमारा जो इवोल्यूशन जो है, हम मॉडिफाई होके आया है हर्बीवोरस एनिमल से। अगर हर्बीवोरस एनिमल से अगर हम मॉडिफाई होके नहीं आता ना, आज हमारी बॉडी में कोई दिस वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स नहीं होता, ठीक है। क्लियर होगा आपको इंशाल्लाह, ये आपको ये चीज़ क्लियर हो चुका होगा। मैं आपको नोट भेज दूंगा, अब इस नोट को अच्छी तरह क्लियर पढ़ लेना, ठीक है। दूसरा क्या है बेटा, दूसरा जो स्ट्रक्चर्स है, इसको क्या कहा जाता है, आपने सुना होगा कोकेक्स। तो हमारे यहाँ अगर हम कोकेक्स देखेंगे, हमारी वर्टेब्रल कॉलम जिसको बैकबोन कहा जाता है, बैकबोन जो लार्ज वाला बोन है ना, इसको कोकेक्स कहा जाता है। इस कोकेक्स का कोई फंक्शन नहीं होता है हमारे बॉडी में, इसका कोई रोल ही नहीं है। बाकी हमारे बॉडी को, हमारी वर्टेब्रल कॉलम का मेन पार्ट क्या है, सर्विकल है, थोरेक्स है, लंब्रल है, सक्रल है, और कोकेक्स का कोई फंक्शन नहीं, इसको टेल बोन कहा जाता है, ठीक है। ये इसको टेल बोन इसलिए कहा जाता है, हमारे एंसेस्टर के पास क्या हुआ करता था, एक लंबा टेल हुआ करता था। इस टेल की मदद से वो दरख्तों पर एक जगह से दूसरी जगह जंप करता था, ठीक है। लोकोमोशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है ये टेल। अब क्या हुआ कि अब हमारे डिसेंडेंट्स ने इस टेल का इस्तेमाल करना बंद कर दिया, हमने इस टेल का इस्तेमाल करना बंद कर दिया, क्योंकि हमने शुरू कर दिया बाय पैडल लोकोमोशन करना शुरू कर दिया। तो हमने ट्री पे बैठना हमने बंद कर दिया। पहले हमारे एंसेस्टर ट्री पे बैठता था, क्योंकि ट्री पे क्या हुआ करता था, ट्री पे फूड ज़्यादा हुआ करता था। आहिस्ते आहिस्ते क्या हुआ, ट्री पे फूड ख़त्म होते गया, तो इंसान ने क्या कोशिश किया, इंसान लाइन पे आके मतलब फूड को हासिल करने की कोशिश किया। तो ये इस टेल का काम है सिर्फ ट्री पे जंप करने, एक जगह से दूसरी जगह। जब इंसान लाइन में बैठना शुरू कर दिया, तो उन्होंने अपना टेल का इस्तेमाल करना बंद कर दिया। तो आप ऑलरेडी मैंने आपको लिमाकिज्म में पढ़ाया, अगर कोई ऑर्गन अगर हम यूज करना बंद कर देंगे, तो वो ऑर्गन क्या होता जाता है, उसका साइज स्मॉल होते जाता है, ठीक है। ये डार्विनिज्म लिमाकिज्म का थ्योरी लगभग 50% एनिमल पे ये एप्लीकेबल होता है, 50% एनिमल पे एप्लीकेबल नहीं होता है। तो ये यूनिवर्सल एप्लीकेबल नहीं, इस थ्योरी को हम नहीं माना जाता है, मगर यहाँ पे तो इसका थ्योरी बिल्कुल एप्लीकेबल है। अब जब ये ऑर्गन अगर हम इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसका साइज क्या होता जाएंगे, इसका साइज स्मॉल होता जाएंगे, छोटा होता जाएंगे। एक वक्त ये क्या होगा, डीजेनरेट होगा और छोटा होके ये कोकेक्स बन गया, ठीक है। तीसरा जो वेस्टिजल ऑर्गन होता है बेटा, वो होता है पिन्ना। ऑलरेडी यहाँ पे देखो, हमारा कान का साइज जो है ना, वो बहुत बड़ा है। दिस इज द पिन्ना, मैं आपको देखा, दिस इज द पिन्ना, ठीक है। कान की इस जो यहाँ पे हम लड़कियाँ ज़्यादातर इसका ये आते नाचा से बदले
ऑर्नामेंट्स मतलब नाचा यूज बात मैं ना उदुन उदिक नादस्ता मध्य पिन्ना दशिन। वो पिन्ना क्या था पहले, बहुत वो पिन्ना ह्यूमंस का बहुत लार्ज साइज था, क्योंकि हमारे एंसेस्टर का जो कान था वो बहुत बड़ा था, क्योंकि इनका इंटरनल ऑर्गन कॉक्लिया जो है वो वेल डेवलप्ड नहीं था। आहिस्ते आहिस्ते क्या हुआ, हमारे इंटरनल स्ट्रक्चर्स वेल डेवलप्ड बनते गया कान का, तो बाहर का स्ट्रक्चर उतना फंक्शन नहीं किया हमारा, तो कान छोटे होते गए क्योंकि हमने इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करना बंद कर दिया। तो आहिस्ते आहिस्ते ये इतना छोटा होते गए कि सिर्फ पिन्ना ही रह गया कान का। तो इस पिन्ना का कोई फंक्शन नहीं होता है हमारे बॉडी में, ठीक है। अगर इसको हम काट भी देंगे तो कोई फंक्शन नहीं है। तो एक किस्म के वेस्टिजियल्स ऑर्गन है। जिस तरह हमारे आई के ऊपर, आई के अंदर एक छोटा लेयर्स होते हैं जिसको नेक्टेटिंग मेम्ब्रेन्स कहा जाता है, नेक्टेटिंग मेम्ब्रेन्स। ये नेक्टेटिंग मेम्ब्रेन्स जो पानी में रहते हैं इनमें वेल डेवलप्ड होता है, ठीक है। अब इस नेक्टेटिंग मेम्ब्रेन का अब हमने पानी में बैठना बंद कर दिया, हम लाइन पे आना शुरू कर दिया, या जो एनिमल डिजर्ट में रहते हैं उनमें नेक्टेटिंग मेम्ब्रेन्स होता है, थर्ड लेयर्स होता है। जैसे कि क्रोकोडाइल में आई के ऊपर यहाँ नेक्टेटिंग मेम्ब्रेन्स होता है, वो उसकी थर्ड शील्ड बनता है आई का, ताकि अगर वो पानी में जाएंगे क्रोकोडाइल तो क्या होगा, उसका नेक्टेटिंग मेम्ब्रेन उसको पूरा कवर कर देंगे, उसको थर्ड लेयर ऑफ आइस कहा जाता है। वो इन एनिमल में जो पानी में रहते हैं उनमें वेल डेवलप्ड नजर आएंगे आपको नेक्टेटिंग मेम्ब्रेन्स। जो लाइन जो आपको अगर कैमल में देखेंगे वहां पे भी नेक्टेटिंग मेम्ब्रेन होता है। कैमल में क्या होता है, 3 लेयर्स होता है आई में, जिसकी वजह से जिसकी वजह से डिजर्ट की हवा उसकी आंखों पे कोई असर नहीं पड़ता है। तो ये नेक्टेटिंग मेम्ब्रेन ह्यूमन जो है, आहिस्ते आहिस्ते ह्यूमन ने इस नेक्टेटिंग मेम्ब्रेन का इस्तेमाल करना बंद कर दिया इतनी छोटी साइज में। तो एक किस्म के वेस्टिजियल ऑर्गन है नेक्टेटिंग मेम्ब्रेन्स, ठीक है। तो ये आप ऑलरेडी आपको समझ आ गया होगा। तो ये सारा क्या है, वेस्टिजियल ऑर्गन है बेटा। बहुत सारे वेस्टिजियल ऑर्गन है हमारे बॉडी में, मैंने आपको कुछ कॉमन वेस्टिजियल ऑर्गन्स के बारे में बताया गया, ठीक है। तो ये वेस्टिजियल ऑर्गन होने का रीजन ये है कि एविडेंस इवोल्यूशन हुआ है, ये एक सबूत है, इवोल्यूशन होने का सबूत है। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे कौन सा स्ट्रक्चर्स देखेंगे, यहाँ पे ऑलरेडी मैं आपको बताऊंगा एडेप्टिव रेडिएशन, ठीक है। तो आज मैं आपको एडेप्टिव रेडिएशन तक पढ़ाऊंगा। तो ये एडेप्टिव रेडिएशन क्या होता है, इसका दूसरा नाम जो है ना, एडेप्टिव रेडिएशन इज आल्सो कॉल्ड एज डाइवर्जेंट एवोल्यूशन कहा जाता है, इसको डाइवर्जेंट एवोल्यूशन कहा जाता है। देखो नोनो, यहाँ पे क्या होता है डाइवर्जेंट एवोल्यूशन में, यहाँ पे क्या होता है मैं आपको समझा दूंगा, बहुत इजी वर्ड्स में मैं आपको समझा दूंगा कि डाइवर्जेंट एवोल्यूशन क्या होता है। जैसे कि ये पहले ये जो एनिमल्स है ना, ये एक ही हैबिटेट में रहता था, ठीक है। एक ही एंसेस्टर हुआ करता था, ये एक ही एनिमल के ग्रुप से, एक ही स्पीशीज है, ये एक ही हैबिटेट में रहता था। अब इस हैबिटेट में क्या होता है बेटा, यहाँ पे इस हैबिटेट का डिस्ट्रक्शन होता है, इस हैबिटेट के अंदर प्रेडेटर रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ये इस हैबिटेट का ब्रीडिंग ग्रोथ पूरा ख़राब हो जाता है, इस हैबिटेट में फूड पूरा ख़त्म हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे शेल्टर ख़त्म हो जाता है, इनका फूड पूरा ख़त्म हो जाता है। तो ये एनिमल हर डायरेक्शन, दे आर मूविंग टू डिफरेंट डायरेक्शन, कुछ यहाँ की तरफ चला जाता है, दूसरे हैबिटेट में चला जाता है, कुछ दूसरे हैबिटेट में चला जाता है, कुछ दूसरे हैबिटेट में, और कुछ अलग हैबिटेट में चला जाता है। देखो दोनों अलग हैबिटेट में अलग फूड्स होगा कि नहीं होगा, अलग फूड्स होगा, अलग इन्वायरमेंट होगा। तो डार्विनिज्म ने आपको बताया कि इन्वायरमेंट की वजह से एक नया स्पीशीज बनता है जिसको नेचुरल सिलेक्शन कहा जाता है बाद में। तो ये एनिमल जो है ये इस डायरेक्शन में चला गया, यहाँ चला गया, और ये यहाँ चला गया, ये यहाँ चला गया, तो ये यहाँ पे चला गया। तो यहाँ पे फूड हैबिट बिल्कुल डिफरेंट है, यहाँ पे फूड हैबिट जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है, एनवायरमेंट बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है। तो यहाँ आहिस्ते आहिस्ते ये एनिमल कुछ अलग स्पीशीज बनेंगे, यहाँ पे ये वाले अलग स्पीशीज बनेंगे, ये वाला अलग स्पीशीज बनेंगे, ये वाला अलग स्पीशीज बनेंगे। तो ठीक है, यहाँ पे एक ही एंसेस्टर से एक से ज्यादा स्पीशीज बन गया, डाइवर्स स्पीशीज का नंबर बढ़ गया, डाइवर्स हो गया, यहाँ पे स्पीशीज डाइवर्स फॉर्म के एनिमल बनने लगा। यहाँ इस हैबिटेट में हैबिटेट अलग है, फूड अलग है, बिल्कुल हैबिट भी अलग है, और यहाँ इन्वायरमेंट अलग है। तो यहाँ आहिस्ते आहिस्ते एक नया स्पीशीज बनेंगे, यहाँ पे बिल्कुल एक नया स्पीशीज बनेंगे, यहाँ अलग नया स्पीशीज, क्योंकि यहाँ हैबिटेट और इसके इन्वायरमेंट बिल्कुल डिफरेंट है, और यहाँ अलग स्पीशीज बनेंगे क्योंकि यहाँ इन्वायरमेंट और यहाँ हैबिटेट बिल्कुल डिफरेंट है। तो इस टाइप के इवोल्यूशन को क्या कहा जाता है, इस टाइप के इवोल्यूशन को डाइवर्जेंट इवोल्यूशन कहा जाता है, क्योंकि एक सिंगल एंसेस्टर कैन प्रोड्यूस मोर देन 2 और मोर डिफरेंट स्पीशीज की फॉर्मेशन कर रहा है। 2 और मोर डिफरेंट स्पीशीज फॉर्मेशन को क्या कहा जाता है, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन कहा जाता है। जैसा कि मैंने आपको डाइवर्जेंट एवोल्यूशन में मैंने आपको समझाया था, वहाँ बेट समझाया था, ठीक है कि नहीं। तो अगर हम एनसीईआरटी में जाके देखेंगे, मैंने आपको वहाँ बेस्ट एग्जांपल दिया था एनसीईआरटी में, यहाँ आप देख लो कि डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ डाइवर्जेंट एवोल्यूशन।
तो आप देख सकते हैं यहाँ डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, यहाँ पे मैंने आपको होमोलोगस स्ट्रक्चर्स के बारे में बताया था। होमोलोगस स्ट्रक्चर वो ऐसे एनिमल्स दिखाते हैं जो शो करता है डाइवर्जेंट एवोल्यूशन शो करता है। ऐसे एनिमल्स क्या करते हैं, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन दिखाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, यहाँ पे आप दिस इज द स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पे दिस इज द डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। देखो ये सारा एक ही एंसेस्टर से आता है, ये सारा एनिमल जो है, ये सारा, ये ह्यूमन भी एक ही एंसेस्टर से, चीता भी एक ही एंसेस्टर से आता है, व्हेल भी एक ही एंसेस्टर से, और बेड भी एक ही एंसेस्टर से आता है। जब ये डिफरेंट हैबिटेट में बैठने लगा, ह्यूमन अलग हैबिटेट में रहा, चीता फॉरेस्ट में रहा, व्हेल जो है वो पानी में रहा, और जो बेड जो है वो हवा में रहा, एरल मोड ऑफ हैबिटेट दिखाया। तो ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, आहिस्ते आहिस्ते इनका स्ट्रक्चर जो है वो क्या होते गया, वो वेल डेवलप, अलग स्ट्रक्चर्स बनने लगा यहाँ पे। ठीक है, अलग स्ट्रक्चर्स बनने लगा यहाँ। बिल्कुल स्ट्रक्चर तो बिल्कुल सेम है, एनाटॉमी और इसका मॉर्फोलॉजी डिफरेंट है, मगर इनका फंक्शन डिफरेंट है। तो यहाँ पे एक ही ग्रुप से एक से ज्यादा एनिमल का वजूद आया कि नहीं, ये एक ही एंसेस्टर है। यहाँ से बेड भी आए, उसी एंसेस्टर, इस एंसेस्टर ने दूसरे जगह पे जाके बैठना शुरू कर दिया, तो डिफरेंट एनिमल यहाँ डिफरेंट बेड बनने लगा। ये हवा में जाके बैठा तो यहाँ बेड बनने लगा। जब ये एनिमल्स पानी में गए, क्योंकि यहाँ पे एक ही एंसेस्टर से था, यहाँ पे फूड की कमी था, ये पानी में गया तो वेल बन गया ये वहाँ, क्योंकि वेल इसको इसलिए बनना, यहाँ पे फ्लाइपर बनने लगा। ऑलरेडी पता है फ्लाइपर जो है वो पानी में स्विमिंग करने में बहुत मदद करता है। इसके बाद ये फॉरेस्ट में चला गया, तो फॉरेस्ट में ऑलरेडी इसको क्या चाहिए, डियर चाहिए। डियर को ये आसानी से पकड़ नहीं सकते हैं, उसके लिए इसका रफ्तार बढ़ाना होगा। तो ये किस में तब्दील हुआ, चीते में तब्दील हो गया। इसके पाँव बहुत लंबा होते गया। ठीक है, इसकी पाँव बहुत लंबा है, और ह्यूमन ने मैनिपुलेशन ऑफ टूल बनाना शुरू कर दिया। तो ये सारा दिस 4 एनिमल दे आर केम फ्रॉम ए सिंगल एंसेस्टर्स। ठीक है, तो इसी टाइप के एवोल्यूशन को डाइवर्जेंट एवोल्यूशन कहा जाता है, इसी टाइप को एडेप्टिव रेडिएशन कहा जाता है। दिस इज वन एग्जांपल। ठीक है, तो हमेशा आपको डाइवर्जेंट एवोल्यूशन में क्या नजर आएंगे, होमोलोगस स्ट्रक्चर्स आपको नजर आएंगे। हमेशा याद रखना, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन शो होमोलोगस स्ट्रक्चर्स होगा उनमें। दूसरा, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे अगर, यहाँ ऑलरेडी मैंने आपको बताया, यहाँ पे आप देख सकते हैं एडेप्टिव रेडिएशन, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ। ठीक है, तो ये इसका यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। देखो बेटा, ये क्या था, श्रीव था। ठीक है, श्रीव टेरेस्ट्रियल मोड में ये श्रीव था। जब ये हवा में चला गया तो इसने उठना शुरू कर दिया, बेड में तब्दील हो गया। जब ये आर्बोरियल ट्री पे चला गया ये श्रीव, तो यहाँ से मोंकी बन गया, ट्री पे बैठता है। उसको जो दोस्त एनिमल वो आर लिविंग ऑन ट्री, दिस आर कॉल्ड आर्बोरियल लाइफ कहा जाता है। और यहाँ पे ऑलरेडी ये फॉरेस्ट में चला गया बेटा, तो ये डियर बनने लगा। और ये सारा एक ही स्पीशीज है, ये सारा इसी से आया है। श्रीव जो है, बेड जो है वो श्रीव से आया है, मंकी जो है वो श्रीव से आया है, डियर जो है वो श्रीव से आया है, और फोसोरियल जो मॉल है वो श्रीव से आया है, और वेल जो है वो भी श्रीव से आया है। तो ये इनका एंसेस्टर श्रीव है। मगर ये जब डिफरेंट हैबिटेट में गया, डिफरेंट इन्वायरमेंट में गया, उसके हिसाब से ये चेंज हुआ, उस इन्वायरमेंट के हिसाब से ये चेंज हुआ। जब ये श्रीव जो है उठने की कोशिश किया तो ये डिफरेंट हैबिटेट में गया। श्रीव जहाँ पे फूड की कमी हो गया ना, तो ये डिफरेंट हैबिटेट में गया। ये कहाँ चला गया, ये एरल मोड ऑफ लाइफ दिखाने की कोशिश किया, तो ये बेड में तब्दील हुआ। ये फॉरेस्ट में चला गया तो ये मंकी में तब्दील हुआ। ये भी मतलब दूसरे फॉरेस्ट में गया, जहाँ पे ये फॉरेस्ट में गया, ये ग्रास लैंड में गया तो ये डियर बन गया। ये डिजर्ट में गया तो बेटा यहाँ पे मॉल बन गया, और ये पानी में गया तो यहाँ से वेल फिश बन गया। तो एक ही एंसेस्टर से कितनी स्पीशीज बन गया, 1 2 3 4 5। इस टाइप के एवोल्यूशन को एडेप्टिव रेडिएशन या डाइवर्जेंट एवोल्यूशन कहा जाता है। इसको डाइवर्जेंट एवोल्यूशन इसलिए कहा है क्योंकि एक स्पीशीज से एक से ज्यादा स्पीशीज बन रहा है। इस टाइप के एवोल्यूशन को डाइवर्जेंट एवोल्यूशन कहा जाता है। ठीक है, तो कल इसके बाद हम आधा जो है वो कल पढ़ेंगे। यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। अच्छा, फिर खुदा हाफिज। कल हम कोशिश करेंगे दिस टीचमेंट ऐप पे पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अच्छा, फिर सबको सलाम कहना।